छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ, कोई बीजेपी वाला हमें बता दे। जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है, एक कोई मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ कर दिया, जिनकी वजह से हम और आप सब लोग बट गए। माननीय अखिलेश यादव जो कभी कभी खुद मनुवादी व्यवस्था के शिकार थे, या यूं कहें कि मनुवाद को बहुत मानते थे। जब से उनका घर गंगा जल से धोया गया है, तब से उनको सद्बुद्धि आई है। एक मनु महाराज थे जो हम लोगों के बीच में झगड़ा लगा के चले गए। ये बात सही है कि मनु ने हम लोगों को जातियों के बीच में बांट दिया, और हमारे बीच में आपस में, जो मैं पहले भी कहा कि भाईचारा रहने नहीं दिया, तो भाईचारा की जो बात थी वो खत्म कर दिए। मनु की वजह से ही ये विधान लागू हुआ कि शूद्र के कान में, अगर ये यदि वो रामायण महाभारत सुनता है तो उसके कान में शीशा पिघला कर डाल जाए। ये शूद्रों के लिए बात है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विक्रम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सर का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सर अभी माननीय अखिलेश यादव जी का एक बयान काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मनु महाराज थे जिन्होंने जातियों में लोगों को बांटा। क्या कहेंगे सर आप? अखिलेश यादव जैसे लोग अभी इस पर बोल रहे हैं। देखिए, एक हिंदी में कहा तो देर आए दुरुस्त आए। तो मैं ये कहता हूँ, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर युग चल रहा है, और ये इस युग का मतलब है कि डॉक्टर अम्बेडकर बाद, डॉक्टर अम्बेडकर बाद इसमें लागू हो। मैं तो इसको कहूँगा कांसीराम बाद भी इसको कहता हूँ कि कांसीराम बाद लागू हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मंडल कमीशन के बाद, या मंडल कमीशन से लेकर के अब तक जो OBC समाज है या SC समाज, उसमें जागरूकता बहुत तेजी से आई है, और ये जागरूकता का नतीजा ही है कि माननीय अखिलेश यादव जो कभी कभी खुद मनुवादी व्यवस्था के शिकार थे, या यूं कहें कि मनुवाद को बहुत मानते थे। जब से उनका घर गंगा जल से धोया गया है, तब से उनको सद्बुद्धि आई है, और तब से वो थोड़ा बदले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बदले, लेकिन बदले हैं, और PDA की राजनीति करने की शुरुआत कर चुके हैं। तो वह एक वेलकम स्टेप है। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम अखिलेश यादव जी के मुंह से सच्चाई तो आई कि एक मनु महाराज थे जो हम लोगों के बीच में झगड़ा लगा के चले गए। ये बात सही है कि मनु ने हम लोगों को जातियों के बीच में बांट दिया, और हमारे बीच में आपस में, जो मैं पहले भी कहा कि भाईचारा रहने नहीं दिया, तो भाईचारा की जो बात थी वो खत्म कर दिए। मनु की वजह से ही ये विधान लागू हुआ कि शूद्र के कान में, अगर ये यदि वो रामायण महाभारत सुनता है तो उसके कान में शीशा पिघला कर डाल जाए। ये शूद्रों के लिए बात है। तो शूद्र आज का, जो कल का शूद्र था वो आज का OBC है। ये शूद्रों के लिए बात है, अछूतों के लिए बात है, टचेबल के लिए बात है, अनटचेबल के लिए बात नहीं है। अनटचेबल तो बाहर थे ही, पंचमा वर्ण थे। तो जो शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय रही है। हमको सबको पता है कि प्राचीन काल में उनकी स्थिति बहुत खराब थी, मध्यकाल में स्थिति, ये अंग्रेजों के आने के बाद शूद्रों की स्थिति में थोड़ी सुधार हुआ। चाहे वो जाट की बात हो, चाहे गुज्जर की बात हो, चाहे यादव की बात हो, चाहे कुम्हार की बात हो, चाहे निषाद की बात हो, चाहे पटेलों की बात हो, ये सारे के सारे जातियां जो शूद्र जातियां हैं, इन जातियों के अंतर्गत बड़ी जाति की भावना पैदा करके उनको हमसे अलग कर दिया गया। इनको बता दिया गया कि ये बड़ी जातियां हैं। तो ये मनु ने ऐसा विधान लाया कि तुम देखो इनसे बड़े हो, ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं, कि उस मार दिया। इस वजह से क्या हुआ कि कभी मौर्य को लगता है कि हम बड़ी जाति के हैं, कभी यादव को लगता है हम बड़ी जाति के हैं, कभी राजभर को लगता है हम बड़ी जाति के हैं, कभी निषाद को लगता है हम बड़ी जाति के हैं, कभी नोनिया को लगता है हम बड़ी जाति के हैं, और सब अपने आप को बड़ी जाति मान करके इनडायरेक्टली जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था उसको मजबूत करते चले गए। तो अखिलेश यादव की बात समझ में आई। अभी हाल ही में देखिए, मध्य प्रदेश की घटना है कि पटेल समाज की लड़की, उसको कथावाचक बनने नहीं दिया गया। क्यों नहीं बनने दिया गया? ये कहा गया कि वह ब्राह्मण से शादी करे, ये ब्राह्मणों का काम है। तो वहाँ की कहानी है। मौर्य समाज के बहुत लोगों को यहाँ पे मार पीट दी गई, यादव समाज के लोगों को बहुत मार पीट दिया गया। तो ये जो वर्ण व्यवस्था की कहानी है, और अखिलेश यादव को अगर बातें समझ में आ रहा है, तो ये देश में एक बड़ा बदलाव का संकेत है, ये क्रांति का संकेत है। और मैं तो मान रहा हूँ कि जिस दिन 85% इस देश में एक हो जाएगा, उस दिन क्रांति हो जाएगी। अखिलेश यादव, कुछ लोग तो कहते हैं मनुस्मृति जो है वो धार्मिक ग्रंथ है, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ नहीं है, एक राजनीतिक ग्रंथ है। और राजनीतिक ग्रंथ को राजनीति चलाने के लिए बनाया गया था। राजनीति तो सोशल सोसाइटी को रेगुलेट करने के बनाया गया था। इसको मनु का विधान भी कहते हैं।
तो मनु का विधान क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज भी हमारे जुबान पे है ब्राह्मण, क्षत्रिय। हम ये नहीं कहते कि शूद्र नहीं कहते, हाँ, हम वैश्य नहीं कहते, हम क्षत्रिय नहीं कहते। हमारी हमारी जुबान पे भी शुरुआत ही इस बात की होती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय। ये जो रटवा दिया गया है हमारे दिमाग में, ये हायरार्की में, हम ही हायरार्की में पहला स्थान ब्राह्मण का ही हम खुद रखते हैं। मतलब जो दलित समाज के प्रोफेसर या बहुजन समाज के प्रोफेसर, वो खुद भी ये बात कहते हैं। और केवल बहुजन समाज की बात नहीं है, जित राष्ट्रवादी प्रोफेसर हों, उपनिवेशवादी प्रोफेसर हों, चाहे मार्क्सवादी जो कहते हैं धर्म को नहीं मानते, वो भी जब उनसे बात करेंगे तो वो भी कहेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब स्त्रियों से बात करेंगे वो भी कहेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दलितों से बात करेंगे तो जैसे मेरे मुंह से खुद ही निकल रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये देखिए कितना बड़ा कास्ट का कंडीशन है, कितना हमारे दिमाग में हेजिमोनाइज आइडिया है। तो ये जो कास्ट का कैलकुलेशन मनु ने बनाया, उसको अब ओबीसी जातियां समझने लगी। आज अखिलेश यादव समझ में, पहले इनके पिताजी ने समझने की कोशिश की थी, माननीय लालू यादव ने समझने की कोशिश की, रामस्वरूप वर्मा ने समझने की कोशिश की थी, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा ने समझने की कोशिश की, माननीय डी.के. खाबाड़े ने समझने की कोशिश की, दीना भाना साहब ने समझने की कोशिश की थी, साहब कांशीराम ने समझने की कोशिश की थी। तो ये जो समझने की कोशिश में अब ये है कि ये युग जो है, आप देखिए माननीय राहुल गांधी अब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि भीम युग चल रहा है। और कम से कम अभी करीब 100 सालों तक भीम युग का ही समय रहेगा। और इस 100 सालों में इस देश में क्रांति होगी, फ्रांस की क्रांति की तरह, चाहे इंग्लैंड की क्रांति की तरह। तब जातिवाद को समूल नष्ट होना होगा, जैसे स्टालिन के नेतृत्व में। आपने देखिए द्रविड़ क्रांति आज से 100 साल पहले, 70 साल पहले चली, और द्रविड़ क्रांति के माध्यम से अब न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी लाई जा रही है, हिंदी के जगह इंग्लिश की बात की जा रही है, द्रविड़ व्यवस्था की बात की जा रही है। अब जाति के आधार पे जो उन्होंने स्कूल का जो रिकमेंडेशन लिया के चंद्रू के नेतृत्व में, वहां भी अब सरनेम समाप्त करने की बात की जा रही है। अब देखिए आर्य समाजियों ने पहले सरनेम समाप्त करने की बात की थी, लेकिन जाति व्यवस्था को बनाए रखा। लेकिन कम से कम तमिलनाडु में इस बात की पहल हुई है कि अब सरनेम हटा दिया जाए, स्कूलों में अब वर्णमाला के सब बैठाया जाए। तो जाति समाप्त करने का एक प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो तमिलनाडु से में शुरू हुआ है, हमारे महापुरुषों ने किया है। और ये आने वाले 100 वर्षों में, ये 100 वर्षों का टारगेट है कि इसमें एक बड़ा उथल पुथल और सामाजिक आमूल-चूल का परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन का शासन होगा। ये 100 वर्षों में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। और मेरा पूरा विश्वास कि आने वाले 100 वर्षों में जाति की जो पहचान है, जातीय जो गौरव है, जातीय जो ईगो है, उसकी समाप्ति होगी। जी, तो साथियों हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम थे। उन्होंने जो अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया उसको लेकर सर ने जो बातें रखी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर ने जो बातें कही उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।